Next with us, Shri Dushyant Gautam, who is the National Vice President of Bharatiya Janata Party. He is on a busy schedule of campaigning, but we wanted to have the highest leader if JP Nadda ji couldn't come. So we have Mr. Dushyant Kumar Gautam, the National Vice President here with us, who's going to share a few greetings from the party and what Modi ji's vision is. And to introduce him, we have Mr. J. Johnson, who's from Coimbatore, Tamil Nadu. He is the General Secretary of the BJP Minority Mocha for the Tamil Nadu state. So over to you, Mr. Johnson. Please tell us, here the mic is there, you can sit down and talk and have a conversation with Mr. Dushyant Gautam. Please give them a big round of applause. हेलो, वणक्कम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. सब खुशी में है? ओके. देखो, आज का दिन में दिल्ली में बहुत मुश्किल का काम चल रहा है चुनाव का टाइम में. उसके लिए सुबह इधर आके इनाग्रेशन फंक्शन में अपने दुष्यंत कुमार जी आने वाला था, लेकिन बहुत कार्यकर्ता लोग के साथ काम करने के लिए गया. उसका बारे में अभी उसने आ गया, लेकिन उसका टाइम तो वैल्यूबल टाइम है. जो बता दिया पार्टी वाला ने, जॉनसन ने पूछा, ठीक है कर दिया. उसी के लिए कैसा भी जाना करके अभी मुश्किल से, कितना मुश्किल से वो मोदी के साथ रहना, अमित शाह के साथ रहना, काम करना. अभी कार्यकर्ता लोग बार से दूर से सब स्टेट से इधर आके काम करने वाला, सबको काम देने का काम अपने दुष्यंत जी का हाथ में है. इसी टाइम में इतना काम का छोड़ के आपको भी मिलने के लिए, आपका बासे में दो मिनट देने के लिए आया. ये तो अच्छा टाइम है. उसका टाइम में मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. उसके लिए अपने देश में अभी वो बहुत बड़ा काम किया है. वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत बड़ा काम करने वाला है. आज ये टाइम में अपने पास रहते हैं, वो बहुत वैल्यूबल टाइम है. उसके लिए सबका हाथ में दे रहा हूँ, उसको स्वागत कर रहा हूँ. अपने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत कुमार गौतम जी के धन्यवाद कर रहा हूँ. आपने हमारा डॉक्टर विजय प्रभाकर का ग्लोबल आई डिजिटल मंथली न्यूज़ को मैसेज देने के लिए आया है. उसके लिए आपको धन्यवाद करके स्वागत कर रहा हूँ. नमस्कार. आज इस ग्लोबल आई डिजिटल मंथली, वर्ल्ड वाइड डिजिटल न्यूज़ मंथली प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ. समय की चुनाव चल रहा है और किसी राजनीतिक दल का एक चुनाव एक पर्व होता है जिसके लिए हम जीते हैं. और वो समय के अंदर मुझे सुबह बुलाया गया था, लेकिन रात को ही पार्टी की योजना बनी कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को सभी घरों में संपर्क करना है. तो उसमें अमित शाह जी भी गए हुए थे, सुबह नड्डा जी भी गए हुए थे. तो हमें भी किसी एक बूथ पर जाकर लोगों से मिलना था. इस कारण से हम वहाँ से सुबह नहीं आ पाए, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे. मुझे अनेकों प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब आप जैसे एक इंटेलेक्चुअल लोगों में आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में जाना जाता था. भारतीय जनता पार्टी आएगी, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. लेकिन 6 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को मैं एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यकाल बता सकता हूँ कि जिन्होंने हिंदुस्तान के किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी प्रांत, किसी भी व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो,
हर एक के दिल में जगह बनाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उनके कार्य करने की शैली को आप ये नहीं कह सकते कि ये इस धर्म के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, इस जाति के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। 70 साल के अंदर जो देश के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हुए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मोदी जी नहीं आते तो देश किस हालातों से गुजर रहा है तो हमें भी नहीं मालूम पड़ता। कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए आप सब मेरे ख्याल यहाँ बैठे सब आज़ाद हिंदुस्तान के पैदा हुए बैठे हुए हैं। आपके पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं। नहीं खाई होंगी, फांसी नहीं लगी होगी, गोलियां नहीं खाई होंगे, जेल गए होंगे और किसी ना किसी प्रकार से लाठियाँ खाई होंगी, और नहीं तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत बड़ा काम किया होगा। एक अच्छे भारत का निर्माण के लिए आपके पूर्वजों ने एक सपना देखा था। महात्मा गांधी जी का भी यहाँ शताब्दी वर्ष लिखा हुआ है। गांधी जी का विजन था, सपना था, और गांधी जी के साथ में मौलाना आज़ाद जी का भी था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी था। उस समय जो महापुरुष लगातार लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, उन्होंने एक भारत का सपना देखा था। और सपना देखते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बिल्कुल जीवित रखा, जिंदा रखा, जिसके कारण भारत अमर रहा। लेकिन वो कैसा भारत चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, कैसे उसमें नागरिक रहने चाहिए, उनके अधिकार क्या रहने चाहिए, अधिकारों का कैसे पालन होगा। हम देश को खाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति अच्छी हो इस पर नहीं चलाना चाहते थे। हम देश को चलाना चाहते थे कि देश हमारा अपने मूल्यों पे आधारित देश होना चाहिए, जिसको विश्व मान के चले कि ये हिंदुस्तान है। और पूर्व में भी हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई है, संसार में जगह बनाई है, उसकी संस्कृति और संस्कारों को पूरा विश्व मानता है। तो इन 70 वर्षों के अंदर हमें बड़ा दुख हुआ। आज मोदी जी के आने के बाद में जब हमें मालूम पड़ा कि इस देश के अंदर ही जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए हम लोगों ने त्याग तपस्या की है, उसके टुकड़े करने वाले गैंग के साथ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। आज ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं जो अननेसेसरी ऐसी बातों को तुल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे वर्तमान में एक ज्वलंत विषय सीएए वाला है। आज सीएए का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, लॉजिकली किसी के भी समझ में नहीं आता जी, वो क्यों विरोध है सीएए का। सीएए के माध्यम से हम उन नागरिकों को नागरिकता देना चाहते हैं, वो कहीं से भी प्रताड़ित रहे हैं। उसकी एक लाइन सबको समझने की आवश्यकता है। धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को, धर्म के आधार पर, अगर इस लाइन को थोड़ा समझ लेंगे कि धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को हिंदुस्तान में शरण देने की बात हुई है, और जो सपना गांधी जी का था। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद में काफ़ी लोग चाहते थे कि पूरा अदला बदली होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग जो मैंने बताया आपको संस्कृति और संस्कारों के साथ जीने वाले लोग हैं, लेकिन बहुतों को भारत माता से प्यार था। पाकिस्तान में भी था तो हिंदुस्तान में भी था। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई रह गए, उन्होंने कहा हमारी पैतृक जमीन है, हम यहाँ पैदा हुए, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं और हमारी धरोहर है यहाँ पर, हम तो इसको प्यार करते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। उस प्रकार से सब रह गए। और उसके बाद में आपस में कमिटमेंट हुआ दोनों देशों का कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनकी देखभाल वो करेंगे, यहाँ की माइनॉरिटी की देखभाल हम करेंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर भी गांधी जी ने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और सिख आना चाहता है वापसी, वो हिंदुस्तान में आ सकता है, आपका स्वागत है। गांधी जी ने भी कहा, उसका जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा, सभी लोग समय समय पर करते रहे हैं। उस क्लॉज में सीए में एक ही लिखा है जिसके ऊपर शोर मच रहा है कि धर्म, क्योंकि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनके संविधान में इस्लामिक कंट्री लिखा हुआ है। तो इस्लाम की वजह से वो प्रताड़ित नहीं हो सकते, धर्म के नाम से प्रताड़ित हो ही नहीं सकते वो लोग। उनको छोड़कर जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित, उनको सदर मेंबरशिप नागरिकता देनी है।
और आज नागरिकता देने के उस पर आज जिस प्रकार से जो राजनीतिक दल है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ईमानदारी से राजनीतिक दल का अपना महत्व समझते हुए उसका निर्वाह कर रहे हैं। आज वो भड़काने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई उनको भी नागरिकता दो, जो पाकिस्तान के अंदर धर्म से प्रताड़ित मुस्लिम है उनको भी नाक दो। वो धर्म से प्रताड़ित कैसे हो सकता है? कोई मुस्लिम से प्रताड़ित हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। उनको भी नागरिकता दो। अगर उनको नागरिकता देनी थी तो हिंदुस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तो हम एक साथ रह ही रहे थे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और दुख तो जब होता है कि जहाँ पे रहने वाले एक धर्म के लोग पाकिस्तान में रहने वाले एक धर्म की चिंता कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे जी। हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे, उनकी चिंता कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सा लगने वाला जो खेल चल रहा है, और इसको इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं, जानते हैं कि असलियत क्या है। लेकिन उस सबके बावजूद भी आपके मन में कहीं ना कहीं आग है, लगन है कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मेरा है, इसके प्रति मेरा भी दायित्व बनता है, मेरे भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और निर्वाह करते हुए जन जागरण का काम करना चाहिए। आज जो द्वेष पैदा हो रहा है उनको नहीं मालूम सीए क्या है। जो लोग कर रहे हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू देखोगे, जानकारी मालूम करोगे, उनके बीच में पूछोगे क्या है सीए, मालूम नहीं सीए क्या है। एनआरसी है जी, हमसे कागज मांगिए। अरे भैया आप बताओ ना, आप होटल में कमरा लेने जाते हैं वो भी आईडी मांगता है, धर्मशाला में जाएंगे तो वो भी आईडी मांगता है। अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हमारे पास आईडी नहीं होनी चाहिए क्या? अफगानिस्तान में आईडी है, लिखा हुआ उसको, इस्लामिक कंट्री के आप पे आईडी का आई कार्ड है आपका। ऐसे पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान में क्यों ना हो? क्योंकि 70 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान को एक धर्मशाला के रूप में कोई विजन नहीं है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके लिए पानी चाहिए, इसके लिए बिजली चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए। बढ़ रही है तो बढ़ रही है, एक नागरिक पैदा होता है। आप तो बुद्धिजीवी है, मैं तो देखता हूँ कि भाई आदमी की शादी होती है, शादी होती बच्चा होता भी नहीं है तो उसका नाम रखना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं ना ऐसा। और वो 1 साल 2 साल का होता है तो सोचते हैं इसके लिए कौन सा स्कूल होना चाहिए, कौन सा इसके लिए कमरा अलग से बनाना है। 2, 4, 5 साल का होता है तो कमरा भी अलग बना देते हैं। इन फ्यूचर उसका सारा कुछ देखते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं, अपने बच्चों के बारे में। देश का फ्यूचर कौन देखेगा? देश का फ्यूचर भी तो किसी को देखना चाहिए ना जी। आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ रही है या देश के अंदर जो जो समस्या आनी है उसका निदान कैसे किया जाए? क्या हम देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते क्या आंख बंद करके रह सकते हैं क्या? अरे यही तो मानव जीवन है। वरना पैदा तो जानवर के भी बच्चे होते हैं, इंसान के भी होते हैं। खाना जब तक पैरों पे खड़ा नहीं होता तो जानवर भी अपने बच्चों को खिलाता है, बड़े प्यार से खिलाता है। आप कभी देखो, पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, खालता है और पालता भी है जी। वो अपना घरौंदा और घर भी बनाता है जी। वो फर्क हमारे उसमें ये है कि हम देश की सोचते हैं, राष्ट्र की सोचते हैं, पड़ोसी की सोचते हैं, भाई की सोचते हैं, बंधु की सोचते हैं। वो लोग सोचते नहीं है, इसलिए हम सामाजिक प्राणी होते हैं। तो वो हमें सोचना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि मैं बोलना शुरू को बहुत लंबा बोला जाएगा कि मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, लेकिन आपके माध्यम से जो विज़न है, अभी मैं एक बहन से बैठे हुए बातें कर रहा था तो बता रही की थी कि वो उन्होंने एक काम ये पूरा ले रखा है कि सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं, योजना के पीछे जो डिबेट होती है, सोच होती है, विचार होता है, बहुत अच्छा होता है कि ये योजना देश में हर गरीब के पास पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए बनी उसके लिए पहुँचती, लेकिन पहुँचती नहीं है, पहुँचती नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि राजीव गांधी जी ने खुद ही कहा था कि 1 रुपये का 10 पैसे पहुँचता है, 90 पैसे कहाँ जाता है, क्यों नहीं पहुँचता? भाई देश की हर संपदा पर, पानी है, हवा है, सोना है, चांदी है, मकान है, दुकान है, कुछ भी हो, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर समाज देश की प्रॉपर्टी है, उस पर सभी का बराबर का हक है। चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी, सबका है। तो उसकी जिम्मेदारी देश की चलाने वाली सरकार की बनती है। आखिर क्या कारण है भाई 70 वर्षों के अंदर हम कहाँ रह गए? एक उदाहरण आपके सामने ही है बिल्कुल। 47 में हम आज़ाद हुए, हमारे पास कोई कर्ज नहीं था हमारे पास में। 48 में हिरोशिमा में बम पड़ा, तबाह हो गया। आज सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है और हम कहाँ खड़े हुए हैं?
हमारे यहाँ बच्चा भी पैदा होता है तो 30-35 हज़ार कर्ज में पैदा होता है। गरीब आदमी का उतना मकान नहीं होता इतने में उसका बच्चा घर में पैदा होता है जी। तो ये चिंतन जो आज चल रहा है, हमारी सरकार का एक ही विजन है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सबका साथ सबका विकास और विश्वास। और उसको करने के लिए आपने देखा होगा कि आज से पहले, इस 5-6 साल से पहले अगर हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी समाज के अंदर। मेघाराव बुद्धि जी भी हैं, एक 5 मिनट का और समय लेते हुए 2013 की आप डिबेट देखेंगे पार्लियामेंट की, और 2013 की पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर एक विषय आया था कि देश में गरीबी की रेखा में रहने वाले कितने लोग हैं, और उस विषय के अंदर ये निर्धारित हुआ कि 28 रुपये कमाने वाला गांव के अंदर अमीर है और शहर के अंदर 32 रुपये कमाने वाला अमीर है, जो इससे नीचे है वो गरीब है। ये कांग्रेस सरकार के अंदर था। और कांग्रेस सरकार में जब ये चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, कांग्रेस के अनेकों सांसदों ने अपने अपने से रुख रखा, नहीं 32 रुपये कमाने वाला, उससे ऊपर कमाने वाला अमीर ही है। भाई हमने पूछा, हम विपक्ष में थे, कि वो गुजारा कैसे करेगा 32 रुपये में? नहीं जी, जम्मू पे खाना मिल जाता है 5 रुपये में, कहीं पे 12 रुपये में खाना मिल जाता है। ऐसी डिबेटें हुई थी उस समय पार्लियामेंट में। लेकिन देश के बारे में सोचना, क्या खाना खाना ही जीवन है? उसके बच्चों को पढ़ाना है, मकान चाहिए उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, एक टाइम का खाना ही नहीं होता, उसके परिवार के साथ 2-3 लोग जुड़े भी होते, वो सारा कुछ होता है। लेकिन वो डिबेट इतने मजाक में चल रही थी, लेकिन उसका दुख तो मुझे जब हुआ जब मैंने उस डिबेट को लास्ट एंड होते हुए देखा, और एंड में ये चर्चा हुई कि भाई ये आंकड़े आए कहाँ से कि इतना कमाने वाला अमीर है और इतना कमाने वाला गरीब है। कांग्रेस सरकार के उस समय तथाकथित जो सरकार थी, उसने एनसी शर्मा कमेटी, सक्सेना कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, 3 कमेटियां बनाई थी जिन्होंने सर्वे किया था। प्रश्न उठा के भी सर्वे किस प्रकार से किया गया है। तीनों कमेटियों से पूछा गया, किसी ने कहा कि 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, किसी ने 72 का, किसी ने 35 का। तो उसके जब उसका निकला करीब 40% लोग गरीबी की रेखा में। हमने पूछा उनसे, भाई कैसे आपने आंकड़ा निकाला? तो उन्होंने बताया कि हमने ये आंकड़ा निकाला है, हम घर घर गए हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे मकान हैं, छत पक्की नहीं है, साइकिल नहीं है घर के अंदर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर दूर है, कैसे पैदा होते कब मर जाते हैं पता नहीं पड़ता, ऐसे लोग देश के अंदर रह रहे थे। तो मोदी जी का विजन वही है। पहले वो 40% लोग, देखो कोई भी शरीर मजबूत जब होगा उसके सारे पार्ट्स मजबूत होंगे। अगर एक हाथ मजबूत हो जाए और मोटा हो जाए तो आप उसको मजबूत नहीं कहेंगे, कहेंगे बीमार है इसका हाथ, तो ये है ना। तो इसे पूरा देश के सभी नागरिक, हमारा यही है कि इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो उसकी मिनिमम आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा सरकार ने आते ही सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक, पैदा होता है माँ के पेट में होता है, हमने माँ को छुट्टी देने का काम किया, बच्चे को 7 इंजेक्शन देने का फ्री काम किया हमने। उसके बाद में लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए मुद्रा, उसके बाद इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, सब चिंताओं से फ्री में उसको मुक्त करना, गैस देना, 9 करोड़ शौचालय बनाना, 5 करोड़ लोगों को गैस देना, जो उसकी मिनिमम योजना है वो सारी की सारी हमने फ्री देकर पहले उसको चिंता मुक्त करने का काम किया हमने। ये पार्टी का एक विजन, मोदी जी का विजन है कि पहले इस देश का नागरिक मजबूत होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए। जब देश का नागरिक मजबूत होगा तो देश मजबूत अपने आप ही हो जाएगा। ये हमारा विजन है। और उसमें सभी की स्टडी भी की जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या सपना लेकर संविधान बनाया था, गांधी जी ने संघर्ष क्यों किया था, अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने बलिदान क्यों किए थे, क्या सोच थी उस हिंदुस्तान को, उस विजन को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। और आने वाले समय के अंदर एक अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा भारत हम दे सकें जिसमें सब धर्म के लोग
देश की और देश के लिए जीने और मरने की भावना रखते हुए जिए। और हम पड़ोसियों के अंदर, क्योंकि आप विश्व के काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज खुद ही महसूस करते हो कि संसार के अंदर, विश्व के अंदर हमने अपना स्थान भी बनाया है। आज संसार के अंदर जहाँ हमारे नागरिकों को पहले कहा था अरे इंडियन है, हाँ इंडियन है, लेकिन आज कहता है अरे मोदी के कंट्री से हो, मोदी मोदी मोदी, तो खुशी होती है और अपना हौसला भी बढ़ता है। और पूरे विश्व के अंदर मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि देश आज अच्छे हाथों में है, उसका हमें पूरा विश्वास भी करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को, है ना, एक मिनट, है ना, बस समाप्त कर, एक उदाहरण देके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मैं एक घटना सुनाता हूँ सभी को। एक एरोप्लेन का पायलट, प्लेन में कोई टेक्निकली गड़बड़ हो गई और उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि प्लेन अभी लैंड नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम है। तब प्लेन में प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि मौत का इन्विटेशन। सभी लोग अपने अल्लाह को, ईश्वर को, सबको याद करने लगे कि अब तो मौत आनी है, लैंड नहीं करेगा तो पेट्रोल तो ख़त्म होगा ही होगा, इसका कुछ तो गड़बड़ होगी। सब याद करते रहे, परेशान होते रहे, रोते रहे, जितना जिसका जैसा दिल था, सहन शक्ति थी वो सहन करता रहा, कुछ रोते रहे, पीटते रहे, जैसे भी करते रहे। उसके बीच में एक बच्ची बैठी हुई मोबाइल पे गेम खेल रही थी। उसके चेहरे पे स्किन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, चिंता नहीं थी, हंस भी रही थी और गेम भी खेल रही थी। इन बिटवीन पायलट ने कहा कि अब मैं लैंड कर सकता हूँ, एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, और प्लेन लैंड कर गया। लैंड करने के बाद सबने अपने खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, माँ को, बाप को, जिसको भी याद करना था, जिससे प्रार्थना की, सबका धन्यवाद किया। और उतरते ही उस बेटी के पास में गए कि बेटी क्या कारण है, आपको जरा से भी टेंशन नहीं थी, जरा से भी परेशानी नहीं थी, हम तो रो रहे थे, इतने बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, फिर भी रो रहे थे। उस बेटी ने कहा इस हवाई जहाज को मेरा बाप चला रहा था और मुझे अपने बाप पे विश्वास था, इसलिए देश को आज मोदी जी चला रहे हैं और पूरे देश को मोदी जी पे विश्वास है। वो व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, आज तक उसके भाई भी परचून की दुकान चलाते हैं, पतंग बेचने का काम करते हैं, पेट्रोल पे काम करते हैं। उनकी माँ ने 10 बाई 10 के कमरे में रहती है, एक बार खाली पीएम हाउस आई है, खाली वो भी आशीर्वाद देने के लिए, उसके बाद भी नहीं आई। पूरा जीवन समर्पित है, देश को समर्पित है, देश के हर नागरिक को समर्पित है। और आने वाले समय में जैसे विश्व को उस दिशा दे रहे हैं कि आने वाले समय में पॉल्यूशन है, पानी है, सभी के लिए संघर्ष करना है और अपने देशवासियों को अच्छा जीवन देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।